तो बच्चों डिजीज के कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में सबसे पहला डिजीज, अभी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज को कवर कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है मलेरिया का। मलेरिया कौन सी बीमारी है, कैसे ट्रांसमिट होती है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए मलेरिया इन जनरल आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे, एक एमडी पीडियाट्रिशियन या एमडी फिजिशियन के लेवल पे, सबके लेवल पे अलग अलग है मलेरिया। लेकिन इन जनरल हम लोग अगर सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग, मच्छर, है ना? ठीक है, तो मलेरिया एक्चुअल में वेक्टर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर अभी मैंने आपको बताया इतना, इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज और ये वेक्टर है मॉस्किटो। ठीक है, एक्चुअल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका प्लाज्मोडियम। हर डिजीज के पीछे एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो हो सकता है वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैथोजन जो मैंने आपको बताया, वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम हो सकता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम के 4 सब टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम पी वायरस, पी ओए, पी मलेरिए और पी फैल्सीपेरम। ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्रोटिस्टा, ये प्लाज्मोडियम जो है एक तरह का पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब ही होता है कि दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी और क्वालिटी टू लिव अ लाइफ ऑन ओन, मतलब खुद के बल पे जीने की क्वालिटी नहीं होती। इनको जरूरत होती है एक होस्ट की, होस्ट की, HOST, होस्ट की। वो होस्ट पे ये लोग इन्वॉल्व होंगे, उस होस्ट को एज अपनी डाइट यूज करेंगे और इन्फेक्ट भी करेंगे। तो ये प्लाज्मोडियम की जो 4 टाइप हैं, यही 4 टाइप के मलेरिया भी होते हैं। वायलेक्स मलेरिया होता है, ओवेल होता है, मलेरिया होता है और फैल्सीपेरम होता है। तो प्लाज्मोडियम, वायलेक्स, ये तीनों तो ठीक है, इनमें मोर्टेलिटी रेट कम है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। अभी फिलहाल आज के सिनेरियो में, अभी के 2020 की बात करें हम लोग, तो मलेरिया में मोर्टेलिटी रेट फॉर दिस 3 बहुत कम हो गई, बहुत कम। लेकिन फैल्सीपेरम ये मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है। अगर आप देखते हो तो मलेरिया जैसे अभी कोरोना का कैसे एक पैंडेमिक आया हुआ है, वैसे ही मलेरिया एक एपिडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक डिजीज का मतलब होता है, एपिडेमिक डिजीज यानी ऐसी डिजीज जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत कॉमन है, हर सेकंड पर्सन को वो डिजीज रहेगी। तो मलेरिया ये एपिडेमिक डिजीज थी सब सहारन अफ्रीका, नाइजीरिया और जो क्या कहते हैं अफ्रीका के एरिया है, या फिर आप यूं कह लीजिए इक्वेटर जोन जो है, ठीक है, उसमें ये डिजीज एपिडेमिक तौर पर थी और ब्लैक डेथ भी बोलते थे इसको। मतलब इतनी बुरी तरीके से होती थी कि मोर्टेलिटी रेट 90% होता था, डायरेक्टली लोगों को सेरेब्रल मलेरिया हो जाता था, इतना ज्यादा हिमोलिसिस वगैरह होते थे कि मेडिकल एड आए तक, हेल्प आए तक जो है लोगों की डेथ होती थी। मगर अभी हम लोगों ने इतना अवेयरनेस कर लिया है, इतना प्रिवेंटिव मेजर्स यूज होने लगे हैं कि इनका जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम हो गया है, एक्सेप्ट फॉर फैल्सीपेरम। पी फैल्सीपेरम इज डेंजरस। जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या जो भी पैथोजेनेसिस होती है, जो भी खराबियां हैं, डिरेंजमेंट है, डिसफंक्शनिंग है इस प्लाज्मोडियम का, सबसे ज्यादा फैल्सीपेरम का होता है। इन जनरल मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है
इसमें आपके लिटरेचर के हिसाब से आपको सिर्फ दो ही साइट बताई गई है जो इन्वॉल्व होती है, एक होता है लिवर सेल्स और एक होते हैं आरबीसीज। ये दो मेन साइट्स हैं जहाँ पर ये प्लाज्मोडियम का सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट होता है या जिसको ये होस्ट जैसे यूज करते हैं। तो इसमें डिस्ट्रक्शन हेल्सिफेरम जो प्लाज्मोडियम है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है कि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाती है, डेथ रेट ज्यादा हो जाती है। अब इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो मलेरिया के 4 टाइप्स मिल गए हम लोगों को, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स हैं, ये आपको क्लियर है। मलेरिया ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और इसका वेक्टर है मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफिलस की वजह से ये बीमारी होती है, हेल्पिंग होती नहीं, होती तो प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक। फिर मैंने आपको एपिडेमिक के बारे में आप अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज रिसर्च करना इसके बारे में, मलेरिया एपिडेमिक के बारे में। आपको बहुत अच्छी और डिटेल बहुत छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेगी ये सब सारे अफ्रीका की, कि कैसे वो लोगों ने डील किया। इवन इन इंडिया, अगर आप इंडिया में भी बात करते हैं तो अभी से कितने 10 ईयर बैक 2010 में मैं भी 10वीं दे रही थी, मगर मुझे याद है और मेरे जो टीचर्स है जिन्होंने मुझे पढ़ाया मुझे पता है कि वो टाइम पे जो है मलेरिया इतने खराब लेवल पे था, फैला हुआ इतने खराब लेवल पे आता था कि पेशेंट्स में मॉर्बिडिटी भी बहुत ज्यादा होती थी और मोर्टेलिटी भी। मॉर्बिडिटी मींस बीमारी, ठीक है। अब ये 4 सब टाइप्स को हम लोग जो है इनके वो देखते हैं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। देखो इंक्यूबेशन पीरियड ये आपको इसमें सीखने मिलेगा, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि ये ऐसा टाइम है या विंडो पीरियड भी इसको बोलते हैं, ऐसा टाइम जब आप इन्फेक्ट तो हो गए हैं, आपकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म जा चुका है, लेकिन फुलमिनेंट उसकी पिक्चर बाहर आने तक या उसके साइन एंड सिम्टम आने तक जितना दिन यूज होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मुझे सर्दी हुई, आज मैंने छींकी और मेरा वायरस सामने एक पर्सन के बॉडी में चले गया, उसकी बॉडी में वो वायरस जाने के कितने दिन बाद सिम्टम्स आए और साइंस मिले उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हर इन्फेक्टिव डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड जो है डिफरेंट होता है। नॉर्मल फ्लू का 72 आवर्स होता है, 3 डेज 4 डेज होते हैं। कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज, ठीक है। क्वारंटाइन 14 दिन के लिए क्यों रखा जाता है? इसीलिए क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 to 14 डेज। समझा बच्चों? तो ये पीवाईएक्स या इन सब का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और इनमें सबसे पहले फीवर कितने दिन बाद आता है और सबसे ज्यादा फीवर कब रहता है ये हम लोग देखते हैं। तो पीवाईएक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका कुछ 14 डेज, इसका 28 डेज, इसका 17 डेज और इसका 12 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड लिख रही हूं मैं इधर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पीवाईएक्स इज 14 डेज, पीओएन 28 डेज, मलेरिया 12। जितना ज्यादा डेडली डिजीज उतना कम इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अभी हम लोग जो है बच्चों आप मुझे बताइए कि अभी हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन ह्यूमन की जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो डिजीज के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है साइन एंड सिम्टम। बट व्हाट इज मीन बाय साइन एंड व्हाट इज मीन बाय सिम्टम ये क्लियर होना जरूरी है। तो आप मुझे बताएंगे कि साइन यानी क्या और सिम्टम यानी क्या।
सिम्टम्स यानी क्या और साइंस यानी क्या, बहुत इजी यूज होने वाले वर्ड्स हैं। देखो सिम्टम्स यानी कि पेशेंट जो फील करे, पेशेंट जो फील करता है या कंप्लेन्स, कंप्लेन्स गिवन बाय पेशेंट, कंप्लेन्स गिवन बाय पेशेंट इज सिम्टम्स। और साइन क्या है, ऐसी फाइंडिंग्स जो डॉक्टर ढूंढते हैं, फाइंडिंग्स फाउंड बाय डॉक्टर या क्लिनिशियन, डॉक्टर लिख देती हूँ मैं, जो हम लोग फाइंड करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, जो हम फाइंड करते हैं वो होते हैं साइंस। और सिम्टम्स जो पेशेंट को फील होता है या जो कंप्लेन होती है, जैसे पेशेंट आकर बोलेगा मुझे यहाँ दर्द दे रहा है, जोड़ दर्द दे रहा है, जोड़ जोड़ में दर्द है। अब जब एग्जामिनेशन होता है या वो पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं वो टाइम पे डॉक्टर देखता है कि अरे ये जोड़ में तो यहाँ तो रेड भी है, तो वो रेडनेस जो है वो साइन हो जाएगी और पेन जो है वो सिम्टम हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं और क्या साइंस हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम आप मुझे बताइए क्या है मलेरिया का। मलेरिया क्या है? इज इट अ फीवर? यस, इट इज अ फेब्राइल इलनेस। मलेरिया इज अ फेब्राइल इलनेस। फेब्राइल इलनेस है ना, बुखार वाली बीमारी है। तो सबसे पहला सिम्टम जो पेशेंट फील करता है वो होता है फीवर। ठीक है, ये फीवर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे रेमिटेंट फीवर होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है, क्वाड्रुपेंट फीवर होता है। फीवर अलग अलग तरीके का होता है। अब वो फीवर पेशेंट बताएगा, देखो भाई डॉक्टर साहब कल रात को बुखार आया था, फिर 10 घंटे बिल्कुल बुखार नहीं था, फिर बुखार आया। तो कैसा हुआ? ये हो गया इंटरमिटेंट फीवर, मतलब बुखार आया फिर नहीं आया फिर आया, मतलब इंटरमिटेंट फीवर। फिर डॉक्टर क्या बोले, एक पेशेंट आएगा वो बोलेगा कि कल बुखार चढ़ा था, कल से लेके बस थोड़ा कम हुआ है लेकिन उतरा बिल्कुल भी नहीं, तो रेमिटेंट फीवर, ऐसा फीवर जो बिल्कुल भी बेसलाइन पे आया नहीं। फिर एक पेशेंट आया बोला 4 दिन पहले बुखार आया था, फिर 4 दिन नहीं था, फिर आया। क्वाड्रुपेंट फीवर। तो टाइप्स होते हैं फीवर के, जो आपके अभी सिलेबस में भी इतना नहीं दिया है मगर मैं ऐसे बोलते चली गई तो बता दूं। सबसे पहला सिम्टम आया फीवर, फेब्राइल इलनेस है इसलिए फीवर। इसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स यानी देखो जब भी बुखार आता है तो ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में हेडेक होता ही है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। क्या है? हेडेक। फीवर आया, हेडेक हुआ, जॉइंट पेन। जॉइंट को जो है बायोलॉजी में आर्थ बोलते हैं, आर्थ। पेन को बोलते हैं एल्जिया, तो जॉइंट पेन बन गया आर्थ्राल्जिया। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ऑलवेज डू योर कंसंट्रेशन ऑन द टर्म आर्थ्राल्जिया, जॉइंट पेन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मलेरिया। ठीक है, हाँ तो बच्चों सॉरी थोड़ा सा हो गया था। हेडेक, जॉइंट पेन, आर्थ्राल्जिया और सिम्टम्स होते हैं वोमिटिंग, बहुत सारे केसेस में जो है अगर आप देखते हैं तो कन्वर्जन आपके इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, मतलब सिम्टम्स दिया हुआ है। एक्चुअल में कन्वर्जन भी सेरिब्रल मलेरिया में होता है, यानी मलेरिया व्हेन इट इन्वॉल्व्स योर सीएनएस, ब्रेन का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो कन्वर्जन आते हैं। ये जो है अभी के सिनेरियो में बहुत रेयर है, इवन मैं भी नहीं देखी हूँ सेरिब्रल मलेरिया का पेशेंट, मैंने नहीं देखी, मैंने सिर्फ पढ़ाई की हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन है। फेब्राइल
हेडेक मिलेंगे, जॉइंट पेन मिलेगा, अल्ट्राल्जिया, वोमिटिंग मिलेगा, कन्वर्जेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर है मगर मिलता है। हमेशा जब भी आपको सिम्टम्स दिए जाए प्लीज उसको याद रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि लाइफ के कौन से टर्निंग पे आपको वो सिम्टम सामने मिल जाए। तो याद रखिए कि वन ऑफ द सिम्टम फॉर मलेरिया इज कन्वर्जन आल्सो, ठीक है, इन केस ऑफ सेरेब्रल मलेरिया। और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, आप मुझे बताइए मलेरिया में क्या होता है। ये जो फीवर है या फेब्राइल इलनेस है, इसको हम लोग अच्छे से अगर देखते हैं, इसमें तो जो फीवर है, ये फीवर क्लासिकल कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। क्लासिकल फीवर फॉर द मलेरिया इज, इट इज ए साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न होता है। क्या साइकिल होती है? अगर आप फीवर की बात करते हैं, फीवर से अपनी साइकिल शुरू करते हैं, तो बहुत ही हाई ग्रेड फीवर रहेगा। हाई ग्रेड फीवर मतलब फीवर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, बियॉन्ड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बियॉन्ड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फीवर बियॉन्ड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 101 102 रहता है। हाई ग्रेड फीवर के बाद अचानक से पेशेंट पूरा स्वेट करता है, स्वेटिंग, ठीक। फिर उसके बाद आती है शिवरिंग, इंटेंस शिवरिंग, ये साइकिल है। फिर क्या हुआ, स्वेटिंग हो गया, बुखार उतर गया, फिर अचानक एकदम तेज ठंडी लगी और फिर बुखार आया। ये साइकिल चलते रहती है। ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं मलेरिया के, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। और क्या क्या सिम्टम्स बताइए मैंने आपको फीवर के साथ। हाँ, मलेरिया का एक और चीज है, मलेरिया फीवर को ही क्वाड्रपल फीवर कहते हैं। मतलब इसमें बुखार आता है, बहुत ज्यादा बुखार आता है, शिवर करके अक्सर बुखार आता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो है ये बुखार एकदम ज्यादा बुखार, उसके बाद स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद जो है शिवरिंग होती है और फिर दोबारा से बुखार आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है साइन एंड सिम्टम्स में देखिए, फीवर है, हेडेक है, जॉइंट पेन, आर्थ्राल्जिया है, वोमिटिंग होती है, एपेटाइट लो हो जाता है। देखो कोई भी फेब्राइल इलनेस हो, फीवर वाली इलनेस होती है, उसमें एपेटाइट लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या देखा था, कन्वर्जन, मैंने आपको बताया सेरेब्रल मलेरिया का। तो ये तो साइन एंड सिम्टम्स हो गए मलेरिया। फिर हम लोग डिजीज के बारे में देखेंगे कि ये मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है, और जो है इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, देन विल सी द इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर कवर करते हैं। पहले आज का टॉपिक आप रिवाइज करिए। मैंने आपको डिजीज के बारे में बताया कि ये डिजीज कैसे कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले डिजीज की डेफिनेशन, डिसफंक्शनिंग, डिस्कम्फर्ट या डिरेंजमेंट ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन आइदर अ ऑर्गन, एक सिंगल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो डिजीज है। डिजीज को दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया, एक कंजेनाइटल डिजीज, अक्वायर्ड डिजीज। फिर अक्वायर्ड डिजीज को हमने देखे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। फिर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ाई की, वेक्टर देखा, पैथोजन देखे। अभी हमने पहली डिजीज मलेरिया के बारे में देखे। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसका वेक्टर है मॉस्किटो, फीमेल अनाफिलिस। उसके बाद देखा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 4 सब टाइप्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फैसिफेरम। फिर सबके इंक्यूबेशन पीरियड देखें,
साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट आर द साइंस। ठीक है, साइंस में ये सब हमने सिम्टम देखा। अब जब डॉक्टर मलेरिया के पेशेंट का एग्जामिन करता है तो उसको क्या साइन मिलते हैं, क्या साइन मिलेगा? मलेरिया के पेशेंट में पेशेंट फेब्राइल रह सकता है, ठीक है। दूसरा साइन, सबसे बड़ा साइन जो होता है ना, वो होता है हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली। हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली। हेपेट इसका मतलब होता है लीवर, मेगेली मतलब बड़ा हो जाना, ऑर्गन का बड़ा हो जाना। लिवर बड़ा हो जाता है, लिवर पाल्पेबल हो जाता है, स्प्लीन पाल्पेबल हो जाती है। ये साइंस हैं मलेरिया के। ये इसलिए क्योंकि जब मैं अभी आपको बताऊंगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है अंदर जाके, जिसकी वजह से लिवर बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है। बट ये साइंस है, डॉक्टर को ये मिलेगा, डॉक्टर को लिवर बहुत बड़ा मिलेगा, स्प्लीन बड़ा मिलेगा, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बन सकता है कि इसको मलेरिया है। फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा के हम लोग पता कर सकते हैं। तो अभी तक का अगर आपको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट इसमें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह देखते हैं इंशाल्लाह। आपको कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए और प्लीज पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए खुद से, कीप आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, और कुछ भी डाउट हो तो क्लियर करिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और बहुत सारी दुआएं करिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।